So hello everyone, today we are going to solve test paper number 13. AITS 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं और ये वाला जो टेस्ट है इसमें फुल सिलेबस आपका कंप्लीट कवर हो रहा है, यानी कि सारे क्वेश्चंस जैसा पेपर आपको नीट में मिलने वाला है वैसा टाइप का मिलेगा। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो ये सवाल जो है ये सवाल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। उसमें हम जानते हैं जो मैक्स काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये बराबर होता है h, और एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिखें उससे बेहतर है न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको कॉमन लेके लिख लेते हैं। इसमें से ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट जितनी एनर्जी होगी उसमें से जितनी बचेगी उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं कि वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू एच का वैल्यू अगर देखें तो होता है 6.6 इंटू 10⁻34, और न्यू माइनस न्यू नॉट दोनों आपको दे रखा है। एक दे रखा है 2 इंटू 10⁻15, तो इसको ना आप ऐसे समझ लो कि 2 इंटू 10⁻15 को हम 20 इंटू 10⁻14 भी तो लिख सकते हैं। तो ये 20 है और ये 7 है, तो 20 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 13 इंटू 10⁻14, और ये डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद फिर नीचे ये मास आ जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम में अगर हम लोग लिखेंगे। अब ये इतना तो सॉल्व करना ही है, पावर्स तो इजीली सॉल्व हो जाएंगी, और उसको सॉल्व करने के बाद फिर आपको इसका अंडर रूट भी लेना है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, लेकिन अगर एवरीथिंग वेंट वेल देन यू विल गेट द आंसर 1.36 या 37 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाले चैप्टर से। यहाँ देखो ये Ma4b है, Ma4b2, ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें जो दो क्लोरीन लगे हुए हैं, ये दो क्लोरीन सिस पोजीशन पर भी हो सकते हैं और ट्रांस पर भी हो सकते हैं। तो अगर किसी के अंदर ऐसा आइसोमेरिज्म है तो इसको हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो ए के साथ 4 मैच हो जाएगा। अब इतना ही करके आप चाहें तो अपना आंसर टिक कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसके दो बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। इसमें से जो सिस होगा उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, इस वजह से वो ऑप्टिकल भी शो करेगा। ये भी पूछा जाता है कि इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 3 बन जाते हैं अगर ये लिखा हो सिर्फ। तो 2 ज्योमेट्रिकल बनते हैं, उसमें से एक ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, तो यहाँ पर आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म मिल जाएगा, और ये बाहर आ सकता है, Cl अंदर जा सकता है, तो यहाँ पर आपको आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल जाएगा। और ये 2 डब्बे वाला जो होता है इसको आपको मैच करना रहता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के साथ। PCl5, ये तो सिंपल सा सवाल है। अगर आप PCl5 लगाओगे तो वो यहाँ से Cl लगा देगा इस जगह पर, तो CO के साथ Cl लगा होना चाहिए। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर रिएक्टिव ग्रुप, ये वाले कार्बन के साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि ये पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो ये तो टूटने उठने से रहा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें से क्या क्या सही है या गलत है, तो इसमें से हमें करेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट में मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, सही बात है, बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ये गलत बात लिखिए। मीथेन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये वाली बात भी सही हो जाएगी। एंड CC एंड CH बॉन्ड लेंथ आर 154 एंड 112 पिकोमीटर, तो यानी ये भी सही बात हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A, B, D एंड E। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो सारा डेटा लिखा है ना, ये आप अगर हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जाओगे तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में मीथेन को डिटेल में पढ़ाया गया है, वहीं पर आपको ये सारी लाइनें लिखी हुई मिल जाएंगी। एक ये भी लिखा है कि एंगल जो है 109.28 नहीं होता है जो कि टेट्राहेड्रल एंगल है, बल्कि एंगल जो होता है वो कितना होता है 109 डिग्री 5 मिनट एंगल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सारा डेटा वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का फायदा यही है कि यू हैव टू गो विथ ऑल दिस एंड यू हैव टू कवर अप ऑल दिस।
वरना ये जो है ये आपको 109 डिग्री 28 मिनट दिखाई देगा तो आप कहेंगे कि नहीं 5 नहीं होता है, तो गड़बड़ हो जाएगी, जबकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। वैसे भी आइडियल एंगल्स नहीं मिलते, थोड़ा बहुत दाएं बाएं होने की संभावना रहती है। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन, कैटेनेशन डिपेंड करता है, सबसे पहले कैटेनेशन होता क्या है, अपने ही तरह के एलिमेंट से जुड़ने की जो क्षमता होती है उसको कैटेनेशन कहते हैं। जैसे कार्बन कार्बन से जुड़ के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना देता है, सिलिकॉन के अंदर भी ये क्षमता है, लेकिन सबसे कम ये क्षमता लेड के अंदर पाई जाएगी। कारण क्या है, जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो आपको पता है साइज बढ़ता जाता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो फिर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, और जो लोग कमजोर बॉन्ड बनाते हैं यानी जिनकी कम बॉन्ड एनर्जी होती है उनके अंदर कैटेनेशन अच्छा नहीं होता है। तो लेड के अंदर आपको सबसे कम कैटेनेशन देखने को मिलेगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है यहाँ पर एक्चुअली Ag प्लस Ag में परिवर्तित हो रहा है, तो ये काम कर रहा है किसका, Ag प्लस से Ag बनने का मतलब हुआ कि ये कैथोड का काम कर रहा है, और हाइड्रोजन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है H प्लस में, यानी ये एनोड का काम कर रहा है। तो H2 से HCl बन रहा है, और Ag प्लस एक्वस से Ag प्लस सॉलिड बन रहा है। तो इसका मतलब वी विल गो विद द सेकंड ऑप्शन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा प्लेनर मॉलिक्यूल है, HCl को देखो, तो जीनॉन का पता है अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएंगे, 4। अब इसके पास 4 के बाद 4 और बचे हैं, तो जो 4 बचे हैं वो 2 लोन पेयर के रूप में रहते हैं, एक प्लेन के ऊपर रहता है और एक प्लेन के नीचे रहता है। अब ये दोनों एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर देते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर HCl। आपको पता है NF3 SiF4 टेट्राहेड्रल है, SF4 इज अगेन अ वेरी गुड एग्जांपल, ये सीसॉ है, ये भी sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, ये भी प्लेनर नहीं है। और NF3 जो है वो NH3 की तरह होता है, इट इज अ पिरामिडल मॉलिक्यूल। आपको पता है एक लोन पेयर आ जाए तो पिरामिडल बनता है, तो ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। पहला स्टेटमेंट है मेटल पाए जाएंगे राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, गलत बात, मेटल तो लेफ्ट साइड में होते हैं ना एस ब्लॉक के अंदर। द एलिमेंट फास्फोरस सल्फर ऑक्सीजन बिलोंग टू सेम पीरियड, गलत है, ये दोनों बिलोंग करते हैं थर्ड पीरियड को, और ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, यानी करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। Kp अपॉन Kc का रेशियो किसमें हाईएस्ट होगा, तो देखो Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, Kp बराबर KcRT, और यहाँ लिखते हैं डेल्टा Ng। तो अगर मैं यहाँ से Kp अपॉन Kc निकालता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा RT एंड डेल्टा Ng के, यानी जिसका डेल्टा Ng ज़्यादा होगा उसका ये रेशियो भी ज़्यादा होगा। तो सबका डेल्टा Ng निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो ये एक गैस का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एक और एक मिला के 1.5 है, तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाओगे तो डेल्टा N यहाँ पर आएगा -0.5 या 1/2 कह सकते हो। यहाँ 2 इधर हैं 2 उधर हैं तो डेल्टा N बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ इधर 2 हैं उधर 1 है, 2 में से 1 घटाओगे तो डेल्टा N आ जाएगा 1, और यहाँ पे डेल्टा N देखोगे तो 4 यहाँ हैं 2 6 हो गए और 7 2 9, तो 6 में से 9 घटाओगे तो डेल्टा N बराबर -3 आ जाएगा। तो इन सब में अगर सबसे ज़्यादा मैं देखूँ तो PCl5 वाला जो एग्जाम्पल है ये 1 है और ये पॉजिटिव है, तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में क्या मिलता है अगर टेरिशरी एल्काइल हैलाइड हो तो देखो 3 डिग्री गो फॉर एलिमिनेशन एंड 1 डिग्री गो फॉर सब्सटीट्यूशन। अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया गया है और उसके साथ हम लोग विलियमसन सिंथेसिस करा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होता है तो प्रोडक्ट में एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट। अच्छा देखो यहाँ मिक्सचर भी बोल रहे हैं, तो मिक्सचर को टिक मत करना क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर 3 डिग्री लोगे तो एल्कीन विल बी द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट। अब जरा 3 डिग्री को देखो किस तरीके का होगा, ये Cl है और यहाँ हमने CH3 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 लगा रखा है। अब जब वो बेस आएगा, ये जो OR आता है NaOR लेके चलते हैं, तो ये जब आएगा तो इसके दिमाग में 2 बातें आएंगी। पहला कि ये यहाँ पे आए और जुड़ जाए और ईथर बना ले, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा नहीं क्योंकि पहले से इतनी भीड़ लगी है। आप उस घर में क्यों रहना चाहेंगे जहाँ पहले से ही बड़ा कंजेशन है।
तो ये सोचता है कि यहाँ से कहीं से एक प्रोटॉन निकाल लो और भाग जाओ, तो ये एक प्रोटॉन निकाल लेता है और इधर से Cl चला जाता है, तो दोनों जब चले गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। तो अगर आप 3 डिग्री हैलाइड ले रहे हो तो एलिमिनेशन इज द ओनली पॉसिबिलिटी एंड एल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट। जबकि अगर आप 1 डिग्री ले रहे हो तो फिर ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा, Cl को हटाएगा, OR जुड़ जाएगा और ईथर बनेगा, तो वहां पे सब्सटीट्यूशन होगा विलियमसन के अंदर। टॉलेंस टेस्ट अभी पिछले ही टेस्ट में था, ये टॉलेंट टेस्ट यूज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में। टॉलेन क्या होता है? इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और ये ना एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन विगरसली ऑक्सीडाइज होते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता इनको, क्योंकि टॉलेन जो है ना ये एक माइल्ड OA है। टॉलेन और फेहलिंग सॉल्यूशन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन। कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन, एकदम सही बात लिखी, और ये इस बात को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों टॉलेन से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी आपको निकालनी है और डेल्टा H फॉर्मेशन दिया। देखो जब भी सवाल में आपको ये डेल्टा H फॉर्मेशन दिया है, ये तो जान जाओ कि फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना ही लिखना पड़ेगा। फॉर्मेशन अगर हम HCl का लिखेंगे तो शर्त ये है कि एक ही मोल HCl बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हाफ मोल H2 और हाफ मोल Cl2। अब ये आपके सामने एक रिएक्शन है, मुझे पता है कि अगर मैं बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट्स की जोड़ दूं और उसमें से बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट की घटा दूं तो ये मेरे पास डेल्टा H निकल आएगा, जो भी इस रिएक्शन का होगा। इस रिएक्शन का डेल्टा H इन्होंने दे रखा है -90, और रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी में हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपको जोड़नी है, तो 430 इसका है, 240 इसका है, दोनों को जोड़ोगे तो 670 आ जाएगा। देखो दोनों में हाफ हाफ लगा है, तो मतलब 670 का आधा इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी 335। आप जोड़ के इसको देख लें, 430, 240, 670, उसका आधा कर दो 335। आधा क्यों करा? दोनों हाफ हाफ है। माइनस ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी HCl का, जो कि हमें निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। अब x को इधर ले आओ, इसको इधर लेकर चले जाओ, तो x बराबर हो जाएगा 335 + 90, तो ये मेरे पास आ जाएगा 425 किलो जूल पर मोल, यानी मैं दूसरे आंसर को टिक कर दूंगा। Which one of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? Again boiling point वाला सवाल है। Colligative property directly proportional to net molarity होगा। 5 लोग डायरेक्टली थे, 2 लोग इनवर्सली थे। इनवर्सली में फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर है और डायरेक्टली में बाकी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसमें से सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो इसका आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है यहाँ पर, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 पार्टिकल मल्टीप्लाई करके के आप चेक कर लो तो सबसे ज्यादा इसी का आएगा। प्रोपियोनाइड, तो प्रोपियोनाइड का मतलब हुआ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब इनको अगर मैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराऊंगा तो मुझे पता है ये चीज गायब हो जाएगी, और हॉफमैन ब्रोमामाइड में Br2 + 4 KOH लिया जाता है, तो इससे हमें पता है ये गायब हो जाएगा, तो बनेगा क्या? इथाइल एमीन बन जाएगा। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में 1 डिग्री एमीन बनता है, पहले तो इस बात को याद रखेंगे, और दूसरी बात को याद रखेंगे कि इस 1 डिग्री एमीन में कार्बन की संख्या जो होती है वो अमाइड से 1 कम हो जाती है, मतलब जितने कार्बन आपको अमाइड में मिलेंगे उससे 1 कम कार्बन आपको इसके अंदर मिलेगा। 4 KOH के मॉलिक्यूल है, ये भी पूछा जा चुका है। रिएजेंट क्या होता है? मतलब इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पिछले सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि आप नेम रिएक्शन का वो याद कर लें, मतलब एक कॉपी बना ले। अगेन आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग अगेन। इसका नाम लिखने को कहा गया, नाम लिखने के लिए आप 1 नंबर यहाँ से शुरू करेंगे, 2 हो गया, ये 3 और ये 4। 2 नंबर पे ब्रोमो है, इतना ही खाली अगर आप कर लेंगे तो दैट विल बी एनफ। 2 ब्रोमो, 4 पे इथाइल है, और इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के जस्ट बाहर लगा हुआ है तो आप उसको बेंजीन और आगे डेरिवेटिव करके भी बोल सकते हो, या साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे करके नाम लिखा जाता है। और 1 नंबर उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं रिंग के जिससे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। पूछा गया इनमें से कौन सा अरेंजमेंट डज नॉट
मतलब कौन सा गड़बड़ है, डज नॉट करेक्ट ऑर्डर। अच्छा पहले वाले में देखो Mn+2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, तो कन्फिग्रेशन होता है 4s2 3d5, 4s2 निकल गया तो इसके अंदर क्या बचा है 3d5 है ये। अगर 3d5 है तो इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके अंदर देखो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 3d6 है तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। और इन्होंने लिख रखा है कि इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म ज्यादा होता है, गलत बात लिखी है। पैरामैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसको इधर की तरफ होना चाहिए, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है ये गलत लिखा है। अच्छा डी ब्लॉक से जनरली क्या होता है कि थ्योरी के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सारे तो सही लिखे हैं, और अगर ये सही लिखे हैं तो इसको आप आज ही अपने एनसीईआरटी में जाके वेरीफाई करो कि कहाँ लिखे हैं और कैसे लिखे हैं, तो एक बार और रीडिंग हो जाएगी, उससे फायदा ये मिलेगा। क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट वाले चैप्टर को जितनी बार पढ़ोगे उतना अच्छा है। तो दिस इज फैंटास्टिक, और खूब एक्सप्लेन करके बताया गया वहां पर स्कैंडियम+3 जो है उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 21 होता है, 3 निकल गए तो 18 बचे। नाउ इट इज अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, तो इस वजह से ये एक्वस सॉल्यूशन में बहुत स्टेबल है। क्रोमियम+3 इसके पास D3 कन्फिग्रेशन चल रहा है, और D3 में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब सब कुछ पूरा उसमें एक्सप्लेन करके बताया गया है। तो माय सजेशन इज कि आप इसको जाके एक बार एनसीईआरटी से पढ़ें, अगर ये सवाल आपका गलत भी हुआ है या सही भी हुआ है तो इन तीनों को वेरीफाई करो, एक रीडिंग और हो जाएगी, दैट विल बी द बेनिफिट। ये वैज्ञानिक का नाम है, कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था लेवोजियर ने, तो मैं सी के साथ फर्स्ट को ढूंढ लूंगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो मतलब कोई भी एक आप टिक कर लो। तो ये इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें जाके आपको ये नाम पढ़ लेने हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी 4 ही नंबर के होते हैं, तो आप इन्हें हल्के में नहीं ले सकते, बिकॉज आपको मार्क्स कलेक्ट करने हैं, अच्छे सवाल नहीं सॉल्व करने हैं। तो कृपया ध्यान रखें कि ये भी आपका रटा हुआ होना चाहिए कि चारों लॉ किन्होंने दिया था। सवाल सामने आ गया, स्पेसिफिक करके स्टार मार्क कर लो कि भाई ये रटना। या तो मैं जब स्टूडेंट था तो उस टाइम जैसे कोई पेपर में मान लो कोई ऐसी चीज आ गई तो ऐसे रटना या आर लिख लेते थे ऐसे करके, तो मतलब दोबारा से इसको जब कभी रिवाइज करेंगे पेपर को तो उसको खोल के देखेंगे तो ये रटने वाला मामला है, इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा आसान रहता है। अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल विद हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, जब अलग अलग मॉलिक्यूल दिए रहे तो आप En से निकालते हो। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En। En का डिफरेंस कहाँ सबसे ज्यादा है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का उससे बहुत अच्छा डिफरेंस है, तो H2O का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। sp3d2 इसमें से कौन शो कर रहा है, तो अब देखो sp3d2 का मतलब क्या है, ये बाहर बन रहा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को जनरली कौन बनाता है, जनरली इनको बनाते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो बेसिकली आपको वीक फील्ड लिगेंड तलाश करना है इसके अंदर, तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये रूल नहीं होता है कि वीक फील्ड आएगा तो आउटर ही बनाएगा, वीक इनर भी बना सकता है, अगर जगह खाली है तो इनर बना लेगा, जैसे क्रोमियम के साथ बना लेगा। लेकिन जनरली वीक फील्ड वाले जो होते हैं वो आउटर बनाते हैं अगर जगह खाली नहीं है तो, क्योंकि वो पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे अगर CH3CHO है तो इसका आपको पता है एक हाइड्रोजन पहले बेस निकाल के ले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2CHO, और यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो इस अटैक को जरा देखो कैसे होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ये एक नया मॉलिक्यूल है, इस पे आके ये यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि ये कार्बन पॉजिटिव होता है, तो जब ये यहाँ पे आके जुड़ेगा ये CH2CHO, तो क्या होगा कि इसकी वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो इसको H+ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा H। ये मतलब आपके याद करने के लिए आप मैकेनिज्म ऐसे करके याद कर सकते हैं, तो इजी टू रिमेम्बर है ना। यहाँ मैं OH लिख देता हूँ। अब ये बना क्या, ये मैंने आपको अल्फा बीटा पहचानना बताया था पहले टेस्ट के सॉल्यूशन में। फंक्शनल ग्रुप को डब्बे में बंद करो, जो प्रिंसिपल है उससे जुड़ा कार्बन अल्फा, उसके पड़ोस वाला बीटा, तो ये क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये एल्डिहाइड है। अगर कीटोन लेते तो कीटोन बन जाता, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, यही एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देता है। इसमें कहा गया है एनएसआर यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किस में होगी? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी जितने NO2 बढ़ते जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है। तो डी के अंदर सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी, फिर ए, तो डी सी बी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगेन ये आपको हेलो एल्केन चैप्टर में खूब मैकेनिज्म बना बना के बढ़िया से दिया, तो मैं एक बार फिर कहूंगा कि एक नजर इसको एनसीईआरटी से जरूर जाके देखें। हेलो एल्केन चैप्टर, और हेलो एल्केन में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है कि किस तरीके से कार्बेनायन बनता है। सबसे पहले OH आके अटैक करता है, तो मतलब क्या क्या प्रक्रिया होगी, तो नेगेटिव बनेगा, उस नेगेटिव को ये NO2 कैसे सपोर्ट करता है, तो ये जितना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगा उतना सपोर्ट करेगा और उतना ज़्यादा इजीली NSR होगा। क्योंकि ये पार्शियली डबल होते हैं, ये यहाँ पे आके ऐसे रेजोनेंस करेगा, तो ये बॉन्ड पार्शियली डबल होता है। तो एरोमेटिक हैलाइड्स जनरली डू नॉट गो फॉर NSR, बट इफ यू ऐड दिस एंड दिस देन इट विल बी इजियर। ये तो वार्म वाटर से ही रिएक्ट कर लेता है, गुनगुने पानी से, लास्ट वाला जो है इतना ज्यादा NSR के लिए एक्टिव हो जाता है, बाकी लोगों के लिए टेम्परेचर और देना पड़ता है। द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम। आपको पता है एक इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर हमें कहीं कॉमन आयन दिखेगा तो इस कॉमन आयन की वजह से जो सॉलिबिलिटी है वो कम हो जाती, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस। तो इसमें देखो हमारे पास Ag है और Cl है, तो यहाँ Cl कॉमन आयन मिल गया, यहाँ Cl मिल गया, यहाँ Ag मिल गया, तो इनमें इनको मिलाओगे तो कॉमन आयन आ जाएगा, और कॉमन आयन आएगा तो सॉलिबिलिटी को कम कर देगा। तो इन चारों अवेलेबल ऑप्शंस में अगर देखें तो डी आयोनाइज्ड वाटर जो है इसके अंदर सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के का ग्राफ बनाना है। अच्छा, जनरली जो ग्राफ दिया जाता है वो दिया जाता है के और 1/t में, या log के और 1/t में ग्राफ दिया जाता है। जनरली द ग्राफ इज बिटवीन log k एंड 1/t, और उस केस में ये वाला सही होता है। लेकिन यहाँ बेटा 1/t नहीं है, ध्यान रखना, इसको टिक करके आओगे -1 मिल जाएगा। आप सोचना कैसे शुरू करो, अगर आपको ये वाली इक्वेशन याद है k इज इक्वल्स टू a(e⁻ -e/RT, तो बहुत अच्छी बात है, इसको आर्हेनियस समीकरण बोलते हैं। हम ये जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है, चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर के बढ़ रहा है तो ग्राफ जाएगा तो ऊपर की तरफ, तो नीचे वाले दो ग्राफ तो मैंने काट दिए। तो एक बात तो पता चल गई, टी बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा तो जाएगा तो ऊपर की तरफ, और लीनियरली तो बढ़ता नहीं, क्योंकि y बराबर mx + c को फॉलो नहीं करता, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। देखो ई आ रहा है ना बीच में, बढ़ेगा कैसा, एक्सपोनेंशियली, लीनियरली नहीं बढ़ेगा, तो पहला सही जवाब हो जाएगा इसमें। एंड इट इज अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज 1/t, एंड इफ इट इज 1/t तो ये वाला सही है, जैसा नीट में पूछा गया पहले। तो इससे सतर्क रहें और सावधान रहें। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, अगर आप फिनॉल को ट्रीट करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, देखो फिनॉल है, ये ध्यान रखना कि ब्रोमीन तो दिया रहेगा, इसमें ऐसे करके देगा ये फिनॉल, इसके साथ दो घटनाएं हो सकती हैं, एक तो ये Br2 दे इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में, तब तो या तो आप ऑर्थो मोनोब्रोमिनेशन करोगे, यानी यहाँ OH है, या तो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगाओगे या तो ऑर्थो पे लगाओगे, ऐसे लिख देता हूँ ऑर्थो वाला। लेकिन अगर उन्होंने ब्रोमीन वाटर बोला है, ब्रोमीन के साथ पानी एक्सेस करके, तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना पड़ेगा। 2,4,6 का मतलब यहाँ भी ब्रोमीन लगेगा, यहाँ भी ब्रोमीन लगेगा और यहाँ भी ब्रोमीन लगेगा। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन लाइन है, यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इज द करेक्ट आंसर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पहचाननी है। एक्सटेंसिव मतलब डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन अमाउंट, ज्यादा बेटर वर्ड है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। अब ये बताओ, आप इतना पानी लोगे तो भी डेंसिटी 1 रहेगी, इतना लोगे तब भी रहेगी, तो डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, वॉल्यूम डिपेंड करेगा। इतने पानी का वॉल्यूम अलग होगा, इतने का अलग होगा, 2 लीटर 10 लीटर, तो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव। एंथैल्पी जो है वो एनर्जी है, और E बराबर mc² होता है, इतना तो आपने जरूर सुना होगा। तो मास बढ़ेगा तो एनर्जी या एंथैल्पी बढ़ती है, तो ये भी एक्सटेंसिव हो गया। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर डिपेंड नहीं करता है मास अमाउंट पे। तो अगला हो गया मास, यानी B, C एंड D ओनली। एक और बात मैं आपको बता दूं,
दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो इंटेंसिव बन जाती है। जैसे मास एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर आप डेंसिटी को देखो तो डेंसिटी कैसी है, ये इंटेंसिव। तो अगर दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी को हम डिवाइड कर दें तो दैट बिकम्स इंटेंसिव क्वांटिटी। नाम लिखना है, सबसे पहले नाम में पोटेशियम आएगा, उसमें ट्राई नहीं लगता है, ये गए। पोटेशियम के बाद हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड, ये सही नाम हो जाएगा। आयरन नहीं लिखा जाता। आपको पता है अगर जो मेटल नेगेटिव वाले में एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ रहा होता है उसका नाम में 8 जोड़ दिया जाता है, तो फेरेट वर्ड आएगा। फेरेट सेकंड नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट सेट ऑफ 4D सबशेल। तो 4D है तो n क्या होता है जो यहाँ लिखा रहता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n तो हो गया 4। ये D के लिए L अगर लिखेंगे तो L आपको पता है 0 होता है S के लिए, P के लिए 1 होता है और D के लिए 2 हो जाएगा। अब M और S को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, D में कुछ भी हो सकता है, -2 से +2 तक कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो 4-3 वालों को विदा कर दिया जाए, ये लोग सही नहीं। 4-2 के बाद इन्होंने 1-1 सेम ही लिखा है। स्पिन क्वांटम नंबर कभी 0 नहीं होता है, इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, एक +12 और एक -12, तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो इस तरीके से। और अच्छा यहाँ पे 1 की जगह 2 भी लिखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, -2 भी लिखा होता तब भी चल जाता, क्योंकि -L से +L तक रेंज होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। 15 ग्रुप में कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और बिस्मथ एकमात्र ऐसा है जो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। अगेन इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी डाउनलोड कर लें जिसमें ये हुआ करता था, अब तो शायद हट गया है, तो वहां से आप एक बार रीड कर सकते हैं इसको। वैसे जनरल प्रॉपर्टीज अभी भी आपको पढ़ के जाना ही है सिलेबस में। इन आइसोमर्स में से कौन सा ऐसा है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट जब भी पूछा जाए तो सिमेट्री को सोचा करो, जो जितना सिमेट्री होगा उतना बढ़िया मेल्टिंग पॉइंट होगा। और सिमेट्री का मतलब जैसे आपको मकान बनाना है तो उसमें ईंट लगानी है, तो ऐसी उबड़ खाबड़ ईंट तो लगाओगे नहीं। जैसे मान लो 2 ईंट मैं आपको दे दूं, एक ये Cl यहाँ लगा है, एक ही, अब ये देखो ये नहीं दोनों इधर निकले, कहाँ सेट कर पाओगे। लेकिन सोचो अगर ये इस तरीके से हो तो ये बढ़िया ईंट नहीं होगी, चारों खाने से बढ़िया Cl और Cl। अब ये सही एक रख दिया, इसके बगल में एक रख दिया, तो थोड़ा सुंदर से सिमेट्री अच्छी, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसीलिए ट्रांस आइसोमर जितने होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है अपेक्षाकृत सिस आइसोमर के, बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री। एज द S कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो S कैरेक्टर जरा बढ़ा के देखते हैं। जैसे sp3 में 25% है, sp2 में 60 मतलब 1/3 33.33 है, sp में 50%। तो देखो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, परसेंट S कैरेक्टर बढ़ रहा है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसका 120 होता है और इसका 180 होता है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीजेस टिक किया जाएगा, बढ़ जाएगा। दो स्टेटमेंट है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी, ये सही बात है, लेकिन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ये गलत बात है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होता तो एंडो को, आपको पता है एंडो को हीट पसंद होती है, तो हीट बढ़ाने से वो रिएक्शन और ज्यादा हो रहा होता, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रही होती अगर एंडोथर्मिक होता। ये एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो कम हो जाती है सॉल्युबिलिटी। देखो एक्सो को हीट पसंद नहीं है, एंडो को हीट पसंद है, एंडो तभी तो खाता रहता है हीट, एक्सो हीट उगल रहा है उसको हीट पसंद नहीं है। तो एक्सो में क्या होगा, हीट बढ़ाओगे वो पीछे चला जाएगा बैकवर्ड, और एंडो में हीट बढ़ाओगे तो वो और फॉरवर्ड आएगा। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, सही बात है, ली चैटलियर लगा सकते हैं, ये भी सही बात है। तो सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। असर्शन है केपी केसी से कम ज्यादा बराबर तीनों हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, केपी बराबर केसी आर टी और यहाँ डेल्टा एन जी आएगा। अब अगर डेल्टा एन जी बराबर 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, केपी बराबर केसी हो जाएगा, क्योंकि 0 हो गया तो पावर किसी की 0 होती है तो 1 हो जाता है। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 आया तो केपी विल बी ग्रेटर देन केसी।
एंड इसका वॉइस से वर्सा भी ट्रू है कि अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 आया तो केपी विल बी लेस देन केसी, तो पहला बात तो सही लिखा। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी डिपेंड ऑन द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, यानी डेल्टा एन पे डिपेंड करता है। तो ये एकदम बढ़िया असर्शन है, रीजन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जो छोटे अल्कोहल होते हैं, अब छोटे अल्कोहल से मेरा मतलब क्या है, ROH अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला। बड़ा अल्कोहल बनाओगे तो ये R बढ़ता जाएगा, ये R जो है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को ये पार्ट पसंद नहीं है, ये वाला पार्ट पानी को पसंद है। तो अगर आप ये वाला पार्ट बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो छोटे अल्कोहल जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर OH की मात्रा बढ़ाते जाए तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, तो सॉलिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। फिर से असर्शन रीजन है, छोटे एमीन्स सॉल्युबल होते हैं विद द सेम लॉजिक, स्मॉलर एमीन्स आर सॉल्युबल। सही बात है, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दोनों ही बातें सही हैं, तो असर्शन भी है, रीजन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सब बढ़िया चल रहा है। यहाँ मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सोडियम का कितना होता है, +1, 2 सोडियम है तो +2 लिख दूंगा। सल्फर का नहीं पता तो इसका 4x मान लेते हैं। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 6 ऑक्सीजन का -12 हो जाएगा, बराबर 0 लिखोगे। 12 में से 2 गया 10, 10 उस पार जाएगा +10, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 10/4। 10/4 को हम लोग हिंदी में कहते हैं 2.5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये F ब्लॉक का सवाल है। F ब्लॉक अगर आपको ऐसे उलझन देता है, इनको देख के अगर आपको पीड़ा होने लगती है तो एक बार उसको ढंग से पढ़ लो। देखो, ये वो समय है ना जिस टाइम पे आपको जो जो नहीं आता उसको खूब अच्छे से और अच्छे से पढ़ो, अपने डर को खत्म करो। तो अगर तुम्हें लगता है कि यार हर बार टेस्ट देते हैं F ब्लॉक वाला गड़बड़ हो जाता है, तो आप जाएं और F ब्लॉक को खूब अच्छे से पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें F ब्लॉक को, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो आपको आता है, अगर आप हर बार वही वाला कर करके आओगे तो आपका मार्क्स जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि टेस्ट में वो कौन सी चीज़ है जो आप हर बार देख के आपको उलझन होती है, अरे ये वाला आ गया। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे मान लो तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर बहुत तैयार है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर का इस बार कठिन सवाल आ गया, तुमसे नहीं लगा, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं। उसके लिए नहीं कि पूरा सॉल्यूशन पढ़ने बैठ गए, लेकिन मैं मतलब मुझे याद है जब मैं स्टूडेंट था तो कुछ चैप्टर ऐसे होते जिनको देख के मेरा मूड खराब हो जाता था, ये वन ऑफ देम था। तो ऐसा आपके साथ भी अगर कोई चैप्टर है तो अब आप ना उसको 5-6 बार पढ़ के उसे अपना बना लो। क्योंकि अगर कभी ऐसा हो गया अरे यार बड़ा बोरिंग है या बहुत ऐसा, तो ऐसा मन में बैठा लो कि यार इसको पढ़ के और जाके एक बार क्वेश्चन टिक करके चले आना है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो यू हैव टू टेक इट लाइक दिस ना, टेम्पररी रिलेशनशिप बना सकते हैं आप। पूछा गया कि इसमें से कौन से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो खुद रिड्यूस होना चाहता है। ये लैंथेनॉइड्स के अंदर क्या होता है कि ये +3 में रहना पसंद करते हैं। तो जो +4 वाले हैं, यानी कि ये और ये +3 बनना चाहेंगे, और जब ये +3 बनना चाहेंगे तो ये खुद होंगे रिड्यूस और सामने वाले को करेंगे ऑक्सीडाइज। तो दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, C and D विल बी द करेक्ट आंसर। एंड अगेन यहाँ पर मैं आपके लिए काम लिख देता हूँ कि अगर आपने NCERT से F ब्लॉक को नहीं पढ़ा है तो NCERT से आज ही F ब्लॉक को एक बार रीड करना, और एक ही बार पढ़ के आपको याद नहीं होगा, एग्जाम तक जाते जाते इसको 20 बार पढ़ डालो। मल्टीपल रीडिंग्स आर बेटर देन वन रीडिंग विथ लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई बार बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। अब अपना काम टिक करना है भाई, अपना काम ये थोड़ी कोई चेक करेगा कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी। 2, 4, 5, 10, 20 पन्ने का चैप्टर है, रट लो, बात खत्म करो। इसके लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कि फिजिक्स रट लो, मतलब पर्टिकुलरली फॉर दिस सेक्शन यू कैन यूज दिस टेक्निक। इसमें से कौन सा डी कार्बोक्सिलेशन के लिए रैपिडली जाएगा। देखो, डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है इसका, वो फॉलो करता है कार्ब एनायन मैकेनिज्म। अगर आप देखते होंगे तो ऑर्गेनिक के जितने मैं सवाल लगाता हूँ उसमें मैं जैसे ही सवाल आता है वैसे बोलता हूँ ये मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो सबसे पहले तो जितने NCERT के दिए हैं उनको रट डालो, नंबर 1 काम। फिर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो आपके नोट्स में लिखाए गए हों, और सबका मैकेनिज्म आपको बढ़िया से तैयार होना चाहिए। अब इसमें मुझे देखना है कि कार्ब एनायन है तो जो -I -M वाले होंगे वो समर्थन करेंगे, और +I +M वाले विरोध करेंगे। ये लगा रहा है +I, ये यहां से लगा रहा है -I। +M ये लगा नहीं पाएगा क्योंकि किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे, मेटा पे M काम नहीं करता है। यहाँ पे ये लगा रहा है +M ज्यादा सा और -I छोटा सा, लेकिन प्रभाव तो +M का ही माना जाएगा।
यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब देखो सब में अगर देखा जाए तो इसका माइनस आई एक समर्थन वाला फैक्टर मिल गया, तो दिस विल बी अ बेटर। अब कुछ लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि ये प्लस एम शो यहाँ नहीं शो करेगा क्योंकि मेटा पे है, मेटा पे प्लस एम नहीं लगता है। ये नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड सवाल है, इसमें आपको निकालना है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो आप नर्स्ट इक्वेशन लगाएं, नर्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो यहाँ लिखेंगे 1.67 माइनस 0.0659 होता है, कैलकुलेशन के लिए 6 भी लिख सकते हैं। अब n कितना लिखें, तो n में देखो जो आसानी से समझ में आ रहा है उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में उसको ले लिया करो। जैसे आयरन है, आयरन से बन रहा है आयरन +2, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, 2 का, और दो मॉलिक्यूल है तो 2 से गुणा करोगे तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का फर्क आएगा, तो यहाँ आपने 4 लिख दिए। जो इजीली हो रहा हो उसको, कंफर्टेबली हो रहा हो उसको देखा करो। फिर लॉग लिखते हैं। अब यहाँ बेसिकली लिखा जाता है प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, तो प्रोडक्ट वाले साइड में अगर हम देखें तो प्रोडक्ट में मेरे पास कौन कौन है, ये है, ये इसका चिन्ह है। प्रोडक्ट में इधर H2O है, इसको लिखा नहीं जाता है, प्योर लिक्विड होता है। आयरन का लिखना पड़ेगा और आयरन का स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। तो आयरन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 10⁻³ तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻³। तो प्रोडक्ट का तो लिख गया। अब रिएक्टेंट में देखो ये सॉलिड है तो इसका लिखेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। ऑक्सीजन गैस, अगेन इसका इन्होंने मुझे प्रेशर दे रखा है, देखो 0.1, तो गैस है तो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसका प्रेशर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा -1 यानी 10⁻⁻1। और फिर यहाँ देखो H+ है, H+ के लिए pH दे रखा है 3, तो फिर इसका मतलब H+ हो जाएगा 10⁻³ और ये 4 आगे लगा है तो 4 बार लिखना पड़ेगा पावर करके, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10⁻³ इंटू 10⁻³ और 2 बार और गुणा करना पड़ेगा। मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, या जगह नहीं बची, मतलब आप ऐसे समझ लो 10⁻³ और इंटू 10⁻³, 4 बार लिख दिया मैंने। अब देखो 2 बार तो ये ऊपर ऊपर कैंसिल हो गया, 3 3 6 और 1 ये 7, यानी 10⁻⁻7 ऊपर है, जो ऊपर जाएगा तो +7 बनेगा। 10⁻+7 में से 7 आगे आ जाएगा और 7 आगे आ जाएगा तो log 10 बचेगा, वो 1 हो जाएगा। 7 को 6 से गुणा कर दो तो अपने पास अब ये कैलकुलेशन लिमिट होके कितना बचेगा, इट विल बी 1.67 माइनस 7 को 6 से गुणा किया तो 0.42 हो जाएगा, 7 6 42 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ log 10 बचा है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको अगर करोगे तो ये आएगा 0.1 और इसको 5 लगा के 20 मत काट देना, अभी 0 लगाना पड़ेगा फिर 5, तो 1.67 माइनस 0.105 ये आया आपको। इसको घटा लो तो ये आएगा 670 मान लो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 6 बचा, तो 6 में से 0 गया 6 और यहाँ बचा 6, तो 6 में से 1 गया 5, 1.565 आएगा। तो ये वाला टिक कर देंगे। अब मेरी 2-3 बातों को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। सबसे पहला डेसिमल का ध्यान रखना, जब भी आप नर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हो तो उसको लगाते समय दशमलव का ध्यान जरूर रखो। जैसे कई बच्चे यहाँ पर भाग देते समय इसको 0.15 लिख देते हैं, उनका गया आंसर। इसको यहाँ से घटाते समय 67 में से घटा दोगे गड़बड़ हो जाएगा, मतलब दशमलव का ध्यान रखना घटाते समय। दूसरी बात यह है कि n जो निकालो, n वो इजीएस्ट जो तुम्हें दिख रहा हो, मतलब अगर रिडक्शन से सही दिख रहा है तो रिडक्शन से, और अगर ऑक्सीडेशन से दिख रहा है तो ऑक्सीडेशन से, इजीएस्ट वाले से निकालो। ये नहीं कि इसमें O2O गुणा भाग करके एकदम भिड़े हुए हैं। भाई जितना रिडक्शन में जा रहा होगा उतना ही ऑक्सीडेशन में जा रहा होगा, मतलब दोनों सेम ही चल रहा होगा, तो आप इजी वाले पार्ट से कैलकुलेट करो। और नर्स्ट पे बस यही है मैक्स, इससे कठिन सवाल आपके नीट में नहीं पूछा जाएगा। थाइमिन एंड पायरिडॉक्सिन, थाइमिन विटामिन B1 होता है और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 होता है। 6 बोलो तो पायरिडॉक्स, तो मैंने याद किया था अपने जमाने में, तो पायरिडॉक्सिन ऐसे करके, ये रटने वाला मामला है। 85 में दिया एक सॉल्यूशन है जो कि टाइट्रेट किया जा रहा है। अब टाइट्रेशन में क्या होता है, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर करने होते हैं। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट बराबर होता है मोलैरिटी अगर दे रखी है जैसा कि इसमें है, तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर
तो नॉर्मेलिटी बन जाएगा इनटू वॉल्यूम इन ml, तो इससे मिली इक्विवेलेंट निकल आएंगे। अब टाइट्रेशन हो रहा है तो दोनों तरफ के बराबर ही होंगे, ये तो श्योर है। तो इसके जरा मैं मिली इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। तो इसका मोलैरिटी है 1/10, वैलेंसी फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, 2 ना लिख देना, क्योंकि आपको पता है जब KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो ये Fe+2 से Fe+3 बन जाएगा, तो चेंज 1 का आएगा। ये नहीं कि FeSO4 को देखा और सोचा कि ये तो +2 में है तो इसमें 2 लिख देते हैं, तो गलत हो जाएगा फिर आपका जवाब। तो ये 1 आपको लिखना है। इनटू वॉल्यूम इन ml कितना दे रखा है 10, तो ये 10 कट गया, 1 मिली इक्विवेलेंट आया। अब मुझे वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें इसमें भी 1 मिली इक्विवेलेंट आ जाए, लेकिन KMnO4 एसिडिक मीडियम में होता है तो उसका वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, तो मैं 5 से इन सब में गुणा करके देखूंगा, जिसमें 1 आ जाएगा उसमें मान लेंगे। तो 5 गुणे 5 25, और 25 इंटू 1 नहीं आएगा। 5 गुणे 10 50, 50 इंटू 0.5 आ जाएगा। 5 गुणे 10 50, 50 250 आ जाएगा। 5 गुणे 10 50, और 50 गुणे 2 100 आएगा, लेकिन 2 जीरो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। चौथा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मूल भावना ये है कि टाइट्रेशन जब भी हो रहा है तो आपको बराबर कर रहे हैं इक्विवेलेंट्स, बराबर करो, और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने उधर की तरफ लिख दिया है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको याद करके रखना चाहिए। देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2, O2 प्लस, प्लस माने जुड़ गया तो ये हो गया 2.5, 50 पैसा बढ़ा दो। O2 प्लस 2, एक और प्लस तो 50 पैसा और बढ़ा दो, यानी 3 हो जाएगा। O2 माइनस करो, 50 पैसा घटा दो, 1.5 हो जाएगा। O2 में एक और बार -2 कर दो तो एक 50 पैसा और घटा दो, 1 हो जाएगा। लेकिन ये 50 पैसा घटाने वाले टेक्निक सबके लिए नहीं लगानी है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑक्सीजन, इत्तेफाकन उसके लिए लग जाती है। तो ये वाला सिस्टम याद रखना, इससे बॉन्ड ऑर्डर तुरंत का तुरंत निकल आएगा। ये मतलब याद कर लो, याद है ना। 50 पैसा 0.5 बढ़ाओ, जब प्लस हो तो बढ़ाओ और माइनस हो तो घटाओ, बढ़ाओ घटाओ दोनों लिख दे, नहीं कोई बढ़ाता ही रहे सिर्फ। अच्छा एक और बात है, जरूरी बात है कि अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल गया तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इनमें से कुछ पूछे तो उसको भी अप्लाई करके और फिर आप बता सकते हैं। रीजन फॉर ऑलमोस्ट डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन सिस्टम बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हैं तो कोलिजन बढ़ते हैं, तो कोलिजन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो वो वाले, अच्छा कोलिजन सिर्फ बढ़ने से नहीं हो जाएगा, जैसे बहुत लोग टकरा रहे हैं लेकिन अगर वो वाले लोग नहीं जिनके पास वो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो फिर उस टक्कर का कोई फायदा नहीं होगा। तो द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी इंक्रीजेज, तो फर्जी बात, कोलिजन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन मेरे पास है, द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी और मोर इंक्रीजेस, मतलब कि ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी रहती है। एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको भी सोचने की जरूरत नहीं। एजो डाई कैसे बनाया जाता है, तो फिनॉल आपको पता है, ये फिनॉल है, इसको OH ऐसे लिख लो। फिनॉल का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई पॉजिटिव वाला आएगा तो इसको ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। इसको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है N2+ और Cl-। इसका ये जो इतना पार्ट है ये तो इलेक्ट्रोफाइल ही है, पॉजिटिव चार्ज, वो आएगा और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, तो पैरा पे ये ऐसे जुड़ जाता है N, और ये इस तरीके से आके जुड़ गए, इसको एजो डाई बोलते हैं। ये वाला बॉन्ड जो है ना एजो, दिस इज एजो डाई की स्पेलिंग ये होती है DI, ये तो मरने वाला था। तो अगर आप इसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे फिनॉल को, तो कपलिंग रिएक्शन होगा और उससे एजो डाई प्रिपेयर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स इज रॉन्ग, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL, तो D2sp3 बनाएगा, इनर वाला बनाएगा, ये तो सही बात लिखी है।
पैरामैग्नेटिक होगा, सोचेंगे अभी। आउटर ऑर्बिटल लिखा है, ये तो पक्का गलत लिखा है, तो रॉन्ग चूज करना है तो मैं ये देख लूँ क्योंकि इनर बनेगा। अच्छा पैरा क्यों है, क्योंकि क्रोमियम +3 में, अब क्रोमियम अगर +3 में है तो मतलब ये है 4s2 3d, सॉरी 4s1 3d5, ये नॉर्मल क्रोमियम होता है। अगर ये +3 में चला गया है तो एक यहाँ से गया, दो उधर से गया, यानी 3d3 है। अब जब आप d3 बनाते हो तो d3 में 1 2 3, तो समझो जरा कि 2 कमरा पहले से ही d का खाली, और कोई भी आएगा, जैसे किसी को इनर ऑर्बिटल बनाना है तो उसको d2sp3 बनाना हो, 2 कमरा पहले से ही खाली है, तो वो पेयरिंग नहीं कराएगा। तो क्रोमियम के साथ चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड आए चाहे वीक फील्ड आए, वो हमेशा ही कैसा रहेगा, पैरामैग्नेटिक। और ये भी याद रखना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 रहेंगे, एक नहीं रहेगा। ये नहीं कि इन दोनों को पेयरिंग क्यों कराएगा, पेयरिंग घर खाली तो पड़ा है, वहां रुक जाओ अपना, क्यों बिना मतलब इनको परेशान कर लो। तो इसको ऐसे भी याद रखें कि ये जो लिगेंड होते हैं ना, ये पेयरिंग कराते हैं, गुंडागर्दी नहीं करते कि जगह नहीं चाहिए तब भी कह दिया चलो तुम लोग उधर उधर की तरफ चलो। बेंजीन एडिशन नहीं शो करता है, सही बात है, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन शो करता है। बेंजीन ने अगर एडिशन शो किया तो उसकी एरोमेटिसिटी बिगड़ जाएगी और बहुत कम स्टेबल हो जाएगा। एकदम बढ़िया असर्शन रीजन, ए भी है आर भी है, उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो दिस वाज ऑल। ये पेपर थोड़ा सा ना इजी साइड था, थोड़ा सा इजी साइड कह सकते हैं, तो आप इसमें ना 42+ मार्क्स, मतलब मार्क्स नहीं क्वेश्चंस करो। थोड़ा सा इजी पेपर है ये, फुल सिलेबस है, इट्स एन इजी साइड पेपर, तो यू हैव टू स्कोर 42+। और अगर आप कम भी कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं, ये बहुत ही अजीब बात है, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। अब मैं कैसे ये बताऊं, कितनी बार बताऊं कि अभी आपके पास 16 पेपर बचे हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से वो 16 पेपर ही करो, और उसमें जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप, जैसे मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ लो, आप जाके पढ़ो, कोशिश करो, तो केमिस्ट्री का काम तो आपका निपट जाएगा। मतलब यू विल नॉट परफॉर्म बैड, जो आपका परफॉर्मेंस होने वाला है उससे आप बुरा परफॉर्म तो नहीं करोगे, यू विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। आपके नंबर केमिस्ट्री में ऐसे आएंगे कि आपको खुशी महसूस होगी, जस्ट आप वो करते जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप ये जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना, यहाँ पढ़ लेना, वहाँ पढ़ लेना, तो आप ना उसको फॉलो करते चले जाओ, जो पुराना आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उसको भूल जाओ, डोंट वरी अबाउट दैट, ओनली इन केमिस्ट्री आई एम टेलिंग यू, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्ट्रेटेजी है। तो अभी आपके पास पेपर्स हैं अच्छे खासे हैं, तो यू हैव टू डू दैट, ओके। तो अगले पेपर के सॉल्यूशन में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।